सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। काशी पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भाजपा ने सेना और सैनिकों के हितों पर किया है कुठारघात। आवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की जालसाजी करने वाला गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के कुंडा से मौजूदा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पहुंचे काशी। बाबा विश्वनाथ व संकट मोचन के दरबार में लगाई हाजिरी। और बीएचयू IIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने वाहनों में लगने वाले ऑनबोर्ड चार्जर की नई तकनीक किया विकसित। और अब खबरें विस्तार से। आवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की जालसाजी करने वाले व्यक्ति को वाराणसी पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 82 से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की जालसाजी करने वाले व्यक्ति को वाराणसी पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 82 से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में डीसीपी वरुणा जोन आदित्य लांगे ने बताया कि साल 2020 में 5 और 2022 में एक मुकदमा आवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रबंधक के विरुद्ध कैंट थाने में जालसाजी कर करोड़ों रुपया हड़पने को लेकर दर्ज हुआ था, जिसके बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत वरुणा जोन की पुलिस को अहम सुराग मिला, जिसके बाद अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम भिटारी थाना लोहता को हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 82 से गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 मुकदमों में 18 अभियुक्त हैं। 18 अभियुक्तों में से ऑलरेडी जो अरेस्टेड हैं, गिरफ्तार हैं, वो 11 हो चुके हैं और ये 12वां अभियुक्त है। ये इनामी है। बेसिकली इसका इनाम 10,000 का था। इसकी जो गिरफ्तारी करी है हम लोगों ने अभी गुड़गांव में हमारी टीम गई थी, कल ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। आज इसको यहाँ से फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवा के जेल भेज दिया जाएगा। काशी पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भाजपा ने सेना और सैनिकों के हितों पर कुठारघात किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब भी हम अपनी सेनाओं को याद करते हैं तब हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है, मगर मोदी सरकार और भाजपा एक तरफ तो सेना की कुर्बानी और शौर्य का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए करती है और दूसरी ओर सेना और सैनिकों के हितों पर कुठारघात करती है। वे शुक्रवार को वाराणसी जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सेनाओं में 1,22,555 पद खाली देश की सुरक्षा से नाकाबिले माफी समझौता 13 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया कि तीनों सेनाओं में 1,22,555 पद खाली पड़े हैं, जिसमें से लगभग 10,000 पद सैन्य अधिकारियों के हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता से पहले भारतीय सेना के शूरवीर सैनिकों के हितों व उन्हें पहले से दी जा रही सरकारी सुविधाओं व बजट में मोदी सरकार द्वारा की जा रही कटौती से जुड़ी एक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया, जिसमें मोदी सरकार की सेना से जुड़ी कर गुजारियों का पूरा चिट्ठा का दावा भी किया गया। बरगलाया जाता है सेना के नाम पर, शौर्य के नाम पर सेना का हवाला देकर आप वोट तो बहुत बटोरते हैं, लेकिन उन सैनिकों के साथ आप क्या करते हैं, ये असलियत बतानी जरूरी है। जैसा विजय भाई ने कहा, करीब 1.25 लाख पद सेना में खाली हैं, उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। और ऐसे वक्त में जब हमारे बॉर्डर पे चाइना है, पाकिस्तान से खतरा है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि सेना का मनोबल बढ़ाना, उनको जितने ज्यादा संसाधन दिए जाए वो करना जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि 10,000 सैन्य अधिकारियों के पद खाली हैं, जो रणनीति बनाते हैं, जो आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का क्यों काम नहीं किया जा रहा है? ये कोई संस्था छोटी मोटी नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो ये सब मौजूदा सरकार है जो इनके साथ जो भेदभाव का काम करती है। जैसे वोटों की बारी आती है तब तो आपको जवान याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही
वोटिंग होती है उसके बाद आप उनको भूल जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट जो बनाए हैं और वो आप सबके सामने होंगे। उसमें से जैसे तकरीबन 1,22,555 पद अभी भी आर्मी के खाली हैं और अभी 3 साल से तकरीबन मेरे को बताया गया था कि चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि वहाँ 3 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकली है। ये सच बात है या नहीं मेरे को बताइएगा आप लोग। यहाँ तकरीबन आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकली। यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में तमाम नेता मंदिरों का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रतापगढ़ के कुंडा से मौजूदा विधायक राजा भैया शुक्रवार को काशी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में तमाम नेता मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद जनता की अदालत का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रतापगढ़ के कुंडा से मौजूदा विधायक और जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया शुक्रवार को काशी आए। पहले वर्ष श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाए। इसके बाद राजा भैया संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। राजा भैया ने संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर पर सिर झुकाया और पवन पुत्र से जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। संकट मोचन महाराज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने आए हैं, तो पॉलिटिकल वार्ता कम से कम हो तो अच्छा है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी है, उसका आप जब हमको नंबर दे देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, हम भिजवा देंगे। कई विषय हैं क्योंकि इतना विस्तार से बता पाना भी संभव नहीं। सर कल आपने विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन किया, कैसा लगा पूरा दिन? अरे हम आते रहते हैं दर्शन करने। महाराज पुरानी काशी और आपकी काशी में सर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? जी, पुरानी काशी और आपकी काशी में क्या बहुत फर्क है, सुधार है। और मंदिर परिसर के अतिरिक्त सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर्स का निर्माण, बहुत फर्क है। सर आपकी पार्टी किसी को सपोर्ट करेगी क्या? नहीं, हमारी पार्टी अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करेगी। सर कितने विधानसभा सीट में सर आपकी मतलब रेडी हो गए? 403 या कुछ? अभी 21 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। सर किसी पार्टी से भी आप लोग मिले? नहीं, कोई। आईजी जोन के सत्यनारायण द्वारा लिखित किताब विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। किताब में विद्यार्थियों के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है। आईजी जोन के सत्यनारायण द्वारा लिखित किताब विद्यार्थियों के लिए बना प्रेरणा का स्रोत। किताब में विद्यार्थियों के जीवन के उतार चढ़ाव को बताया गया। कोशिश को जीवन की कुंजी बताई गई है। जब इस विषय में आईजी जोन से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं। एक अंग्रेजी में जिसका नाम नक्सलिज्म एंड सोसाइटी तथा कोशिश से कोहिनूर किताब में विद्यार्थियों के जीवन, परवरिश और पढ़ाई को लेकर लिखा गया है, जिससे विद्यार्थियों का उत्थान हो सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रीता सिंह को अनौपचारिक मुलाकात के दौरान इस किताब को दिया। इस मौके पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लड्डू, अश्वनी सिंह राजपूत, कृष्ण मोहन गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। ये किताब नक्सलिज्म एंड सोसाइटी के नाम से अंग्रेजी में ये किताब आई है। अब इस वक्त ये हिंदी में भी हो रहा है। तो ये जो है नक्सलवाद के ऊपर पूरा हिंदुस्तान में जो नक्सलवाद किस किस राज्य में किस स्तर पर है, वो उसका कारण क्या है, उनका कैसा उपाय क्या है, इन सब चीज़ों के संबंध में ये किताब लिखी गई है। और दूसरा किताब है कोशिश से कोहिनूर। ये किताब जो है फिर बच्चों का कैसा परवरिश करना है और बच्चों का कैसा बढ़ाना है, पढ़ाना कैसा, और बच्चे कैसे पढ़ना है, और जो अध्यापक लोग भी बच्चों का पढ़ाई करने का तरीका क्या है। तो इन सभी विषयों पर और अपना ब्रेन कैसा यूज करना है उसके विषय पर इसमें विस्तृत रूप से इसमें लिखी गई है। और सभी स्टूडेंट्स और यूथ के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है। विचार अब तो किताब यह लिखना जो है मेरा शौक़ है, इस तरीके से लिखता रहता हूँ। और ये विचार इसलिए है जैसा बच्चों के संबंध में काफ़ी इंटरेक्शन करने का मेरा हमेशा इच्छा रहता है। कई स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह जाके मैंने काफ़ी लेक्चर दिया है इनका बच्चों का मोटिवेशन के लिए। और उन बच्चों से बात करते समय जो मुझे लगा ये इनके बच्चों के लिए एक अच्छा किताब लिखी जाए, तो फिर इस हिसाब से ये किताब आई है।
शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई एवं बनारस यूथ थिएटर के संयुक्त तत्वाधान में बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई एवं बनारस यूथ थिएटर के संयुक्त तत्वाधान में बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लाला लाजपत राय जी के जीवन के संघर्षों को युवाओं के समक्ष रखा गया। इस दौरान उत्कर्ष शर्मा की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। इस दौरान इकाई मंत्री पुनीत मिश्रा ने कहा कि लाला लाजपत राय क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया एवं उन्होंने राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है एवं उनके जीवन चरित्र को समाज के सामने लाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे युवा प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। नुक्कड़ नाटक के दौरान विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री सुश्री साक्षी सिंह, सौरभ राय, आदित्य वर्धन, जितेंद्र यादव, मनमोहन, मनीष कुमार, विकास, विपुल भास्कर, आशीष, अंचल, चंचल समेत बड़ी संख्या में दर्शक एवं छात्र मौजूद रहे। प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे समाज में हमारे इतिहास से ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ऐसे जो हमारे शहीद लोग हैं, उनको धीरे धीरे इतिहास से छुपते जा रहे हैं। तो उनको प्रकाश में लाने के लिए आज लाला लाजपत राय जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनका जीवनी इस नाटक के माध्यम से दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी में पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर देश में पद्म सम्मान पाने वालों की सूची में काशी के विद्वानों ने अपना नाम दर्ज कराया। वाराणसी में पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर देश में पद्म सम्मान पाने वालों की सूची में काशी के विद्वानों ने अपना नाम दर्ज कराया है। पद्म विभूषण से लेकर पद्मश्री तक के सम्मान ने काशी का मान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। चिकित्सा से IMS बीएचयू के मेडिसिन डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी को पद्मश्री मिलेगा। प्रोफेसर त्रिपाठी मूल रूप से सिद्धार्थनगर के मदनपुर गांव निवासी प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी इस पद्म पुरस्कार को बाबा विश्वनाथ और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद मानते हैं। स्नातक परास्नातक स्तर की पढ़ाई गोरखपुर से करने के बाद वे 1970 में काशी आए। यहाँ उन्होंने IMS बीएचयू से MBBS MD किया। 1978 में ही मेडिसिन डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर सेवा की शुरुआत की। इसके बाद प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहने के साथ ही उन्होंने अन्य कई जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन किया। 2016 में बीएचयू से सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित मरीजों की सेवा में लगे हैं। यह तो काशी अविमुक्त क्षेत्र है ना, केदार खंड है। यहाँ तो भगवान दिगंबर रूप में रहते हैं, आशुतोष हैं, तो भगवान तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हम उनके आशीर्वाद से हम लोग हैं। इसलिए प्रसन्नता तो हमारे जनमानस की है, हमारे पूर्वजों की है और हमारे माता पिता की है, यहाँ के लोग की है। और यहाँ की जो निर्धन लोग हैं जिनके पास काशी लोग मोक्ष के लिए आते हैं और मोक्ष के बाद वो सोचते मोक्ष तो मिले, अमृत तो भी मिले। मृत्यो मुमुक्षीय मामृतात् है, उसका अर्थ यही हुआ कि मोक्ष मिले लेकिन अमृत्व के साथ मोक्ष मिले। यह काशी की मर्यादा है। इसलिए यहाँ निर्धन लोग बहुत आते हैं, मुमूर्षु लोग आते हैं, धनहीन लोग आते हैं। तो हम सब और हमारे काशी की परंपरा रही है। मालवीय जी महाराज ने विद्यालय यहाँ जब बनाया, चिकित्सा विद्यालय, तब से लेकर के आयुर्वेद के काल में यहाँ कभी धन किसी ने लिया नहीं। यह काशी की अपनी परंपरा रही है। 4 अस्पताल हम लोग जब यहाँ आए, मारवाड़ी अस्पताल था, रामकृष्ण मिशन था, आनंदमयी था, कहीं सब जगह यहाँ पर निःशुल्क सबकी चिकित्सा होती थी। तो ये हमारे गुरुओं का त्याग है, तपस्या है, बलिदान है उनका, और मालवीय जी महाराज की कृपा है। उससे हम लोग यहाँ जो सेवा है सक्षम करते हैं। अध्यापक हम सब लोग रहे हैं, हम लोग सब चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं और रोगी तो हमारे लिए पाठन का रास्ता है ना। वो अपना शरीर बेचारा दधीची की तरह वो अपना शरीर त्यागता है और उसकी अस्थि से वज्र बनता है। तो विदेशी यह मान्यता है कि जो रोगी है वो आपके लिए पाठ्यक्रम जैसा है, आपकी पाठ्य पुस्तक है, सरस्वती के स्वरूप है। आप उसकी सेवा करें और इसी में चिकित्सा हो जाती है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be
be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। देश में पेट्रोल और डीजल की बजाय कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जन तक पहुंचाने की भारत सरकार की पहल को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शुरुआत कर दी है। देश में पेट्रोल और डीजल की बजाय कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जन तक पहुंचाने की भारत सरकार की पहल को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शुरुआत कर दी है। संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने वाहनों में लगने वाले ऑन बोर्ड चार्जर की नई तकनीक विकसित कर ली है, जिसकी लागत वर्तमान ऑन बोर्ड चार्ज की तकनीक से लगभग आधी है और इसका उपयोग करने से 2 और 4 पहिया के इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भारी कमी आएगी। नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और मुख्य परियोजना अन्वेषक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने 2 पहिया और 4 पहिया से चलने वाले आम जनमानस को चिंता में डाल दिया है। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमत और बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक आईसी इंजन का सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन हाई पावर ऑफ बोर्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते वाहन निर्माता कंपनियों को वाहन में ही ऑन बोर्ड चार्जर शामिल करना पड़ता है, जिससे वाहन स्वामी आउटलेट के जरिए वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी महंगे हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान में विकसित नई तकनीक से ऑन बोर्ड चार्जर की लागत को लगभग 50% कम किया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन की लागत में भी काफ़ी कमी आएगी। प्रौद्योगिकी पूरी तरह से स्वदेशी होगी और भारतीय सड़कों पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आईआईटी में लैब स्केल का विकास पहले ही किया जा चुका है और उन्नयन और व्यवसायीकरण का काम प्रगति पर है। नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है ऑन बोर्ड चार्जर के लिए, जिसमें कि अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई तो जो एग्जिस्टिंग ऑन बोर्ड चार्जर्स अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में लगभग 40 से 50% इसकी कीमत कम होगी। हम लोगों ने अभी 4 व्हीलर को टारगेट किया है। 4 व्हीलर के लिए इसका जो कमर्शियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वर्क है ये भारतवर्ष की लीडिंग ईवी मेकर्स के साथ इसका काम शुरू हो गया है। लैब स्केल पे इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। उस लैब स्केल में हमने 500 वाट पे जब इस पूरे टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया तो ये पाया कि जो कंपोनेंट्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं इस प्रपोज टेक्नोलॉजी में वो कंपोनेंट्स लगभग 50% कम है जो कि एग्जिस्टिंग चार्जर्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो उस हिसाब से हमको ये पूरी उम्मीद है कि हम इस प्रपोज टेक्नोलॉजी के थ्रू 40 से 50% कॉस्ट को रिड्यूस करने जा रहे हैं जो कि ऑन बोर्ड चार्जर्स गाड़ियों में लगाए जाते हैं। काशी सत्संग मंडल के संरक्षक आचार्य सूर्यलाल शास्त्री ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में श्री रामचरितमानस का 9 दिवसीय पाठ का आयोजन 8 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। काशी सत्संग मंडल के संरक्षक आचार्य सूर्यलाल शास्त्री ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में
परंपरागत ढंग से श्री रामचरितमानस 9 दिवसीय पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से कार्यक्रम की शुरुआत 8 फरवरी को और विश्राम 16 फरवरी को होगा। 8 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक चलने वाले इस रामचरितमानस पाठ में सर्वप्रथम श्रृंगार गौरी का पूजन होगा। उसके बाद श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। 10 फरवरी को श्री राम सीता विवाह का आयोजन किया गया है। 15 फरवरी को राम रावण युद्ध की झांकी होगी और 16 फरवरी को राज्याभिषेक के साथ मानस पाठ का समापन किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम सत्संग मंडल के संरक्षक आचार्य सूर्यलाल शास्त्री प्राचार्य में संपन्न होगा। प्रतिदिन सायंकाल मानस कथा का वाचन काशी की विदुषी कथावाचक श्रीमती भक्ति किरण शास्त्री, कार्यक्रम का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य ज्योति पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महासचिव रविंद्र पुरी जी महाराज द्वारा किया जाएगा। 9 फरवरी को मां श्रृंगार गौरी का अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती जी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में जो 7 फरवरी को राम जी का प्रतिष्ठा हो रही है, कैथी गौशाला से राम दरबार का आगमन होता है और सायंकाल 4 बजे हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं। 8 फरवरी को सुबह श्रृंगार गौरी माता का पूजन करके रामायण प्रारंभ होता है संगीतमय, और हम 9 दिन हवन भी करते हैं। 16 तारीख इसका विश्राम होगा। उस दिन दीपदान करेंगे पूरे परिसर में। 17 को शोभा यात्रा होगी, लेकिन ये 9 दिन प्रवचन भी होगा, 9 दिन हवन भी होगा, 9 दिन रामायण का पारायण भी होगा, भंडारा भी होगा, प्रसाद वितरण भी होगा। लक्ष्य सिर्फ है कि विश्व कल्याण हो, क्योंकि बाबा विश्वनाथ है ये, और विश्वनाथ का जो प्रसाद है रामचरितमानसी प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। शंभु का प्रसाद ये मीठा उठा देते हैं, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन रामचरितमानस का मतलब होता है घर घर में सुख, घर घर में शांति, घर घर में समृद्धि, भाईचारा, प्रेम, सुख। ये रामचरितमानस के प्रचार के माध्यम से हम घर घर प्रविष्ट करना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से हर जन जन में पहुँचे, ये कामना। 51 दिवसीय विराट लक्षचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में महायज्ञ के 11वें दिन भगवान द्वारकाधीश का पूजन अर्चन कर माघ कृष्ण एकादशी पर्व मनाया गया। संकुल धारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे 51 दिवसीय विराट लक्षचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में महायज्ञ के 11वें दिन भगवान द्वारकाधीश का पूजन अर्चन कर माघ कृष्ण एकादशी पर्व मनाया गया। शुक्रवार को प्रातःकालीन बेला में मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के आचार्यत्व में आचार्य सुनील शास्त्री ने यज्ञाचार्यों द्वारा संकल्प करवाकर दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करवाया। उसके बाद सभी यजमानों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुतियां दिलवाई। इसी बीच पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के कृपा पात्र स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का आगमन हुआ, जिनका महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर महाराज के सानिध्य में स्वामी श्री पूर्णानंदपुरी महाराज, आचार्य गौरव शास्त्री, आत्मबोध प्रकाश ब्रह्मचारी ने भगवान द्वारकाधीश का विधिवत राजोपचार पूजन करवाकर पंचामृत से स्नान कराकर विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चन करवाया। इस दौरान स्वामी प्रखर महाराज ने कृष्ण एकादशी का श्रद्धालुओं को महत्व बताते हुए बताया कि कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी भी कहते हैं। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत पूजा एवं तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्णदान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी व्रत करने से पालन करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन अर्चन के उपरांत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज एवं स्वामी प्रज्ञानंद महाराज ने यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए कहा कि वर्षों बाद काशी में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1958 में यह नगवा में गंगा किनारे करपात्री जी महाराज ने करवाया था, जिसके बाद उन्हीं का स्वरूप बनकर आए स्वामी प्रखर जी महाराज इतना पावन कार्य कर रहे हैं, जिससे काशी का पूरा वातावरण शुद्ध हो रहा है। स्वामी प्रखर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। इन्होंने यहाँ आकर के फिर से सब देवी देवताओं का आह्वान कर दिया और इतना बड़ा लक्षचंडी महायज्ञ यहाँ पर आयोजित किया है कि निकट जब तक स्मृति लोगों की जाती है, कोई बताने वाला नहीं है कि लक्षचंडी कब हुई। कहते हैं कि सन 1958 में करपात्री जी महाराज ने गंगा के किनारे नगवा में ये कार्यक्रम किया था। उसके बाद से आज तक कोई दूसरा काशी में इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर पाया। ये धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का
ही ये परिवार है कि आज अटल जी महाराज के रूप में फिर से हमको कल्पात्री जी मिले हैं और फिर से इतना बड़ा यज्ञ काशी में हो रहा है। काशी का ये वातावरण, पहले भी हम आए थे दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश भगवान का, यहाँ शंकुधारा पोखरे पर भी आए थे, लेकिन तब की स्थिति अलग थी। आज हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर साक्षात भगवती का मणिद्वीप उतर करके आ गया और ये जिस स्थान पर हम इस समय खड़े हैं ये तो साक्षात मणिद्वीप ही दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही मन प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है। और यज्ञ तो होना ही चाहिए, हमारे प्राचीन परंपरा ये है, अग्नौ प्रास्तावती सम्मद आदित्य मुकुतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरंधम ततः पर। अग्नि में आहुति जब दिया जाता है उसी से जो धुआं आदि निकलता है उससे बादल बनता है, उसी से जो बारिश होती है वो देश के लिए कल्याणकारी होता है। बाकी जो इंडस्ट्री व उद्योग से जो धुआं निकलता है उससे जो बारिश होती है उस पर अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब उपद्रव होता है। इसलिए इस यज्ञ की जो प्रक्रिया हमारे स्वामी जी महाराज यहाँ शुरू किए हैं, इनका तो जीवन ही यज्ञ है। विभिन्न स्थान में जाते हैं, विभिन्न स्थान में यज्ञ ही करते रहते हैं, उससे वातावरण भी शुद्ध होता है और देश के उपकार भी होता है, लोगों के मन में आध्यात्मिक चेतना भी बनती है। इसलिए ये सब प्रकार से देश के लिए और प्रजाओं के लिए उपकार के हैं, अनुकूल हैं, ऐसा होना ही चाहिए। शुक्रवार को श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। शुक्रवार को श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनगर आयुक्त राजेश कुमार अग्रवाल थे। लगभग 300 बच्चों को टीका लगाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण का प्रचार प्रसार करना है। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। मेगा वैक्सीनेशन कैंप का यहाँ उद्घाटन हुआ और आसपास के स्कूलों के सारे बच्चे यहाँ वैक्सीन लगवाने आए। मैम कितने वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लग रहा है? यहाँ 14 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगी और इस कैंप का उद्घाटन अमरीश सिंह भोला जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे मुख्य अतिथि आज नगर उपायुक्त राजेश अग्रवाल जी थे। कितने बच्चे हैं मैम यहाँ पर, कितने बच्चों को लगना है? यहाँ आज हमारे कैंप में लगभग 200 बच्चों को लगना है, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चों को लग चुका है। टीकाकरण 14 से वर्ष के बच्चों से लेकर के 19 वर्ष के बच्चे जो लगभग 1 लाख 1.5 लाख छूटे हुए हैं। हमारे नगर निगम में लगभग 115 जगह टीकाकरण अभियान चलाया गया है। हमारे नगर आयुक्त महोदय के द्वारा प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और 7-8 अधिकारी इसके लिए लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए सारी टीम है, सारे जोनल अधिकारी हैं और इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हम लोगों ने 6 से 7 दिन में लगभग 1 लाख टीकाकरण हम लोगों ने करा दिया है और ये जब तक चलेगा जब तक हमारा सेकेंड डोज पूरा नहीं हो जाता, 100% नहीं हो जाता। परितोष सिंह के शानदार शतक की बदौलत हृदय प्रकाश एकादश ने शुक्रवार को 34वां कनिष्क देव मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में विद्या भास्कर एकादश को 162 रनों से हरा दिया। परितोष सिंह के शानदार शतक की बदौलत हृदय प्रकाश एकादश ने शुक्रवार को 34वीं कनिष्क देव मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में विद्या भास्कर एकादश को 162 रनों से हरा दिया। सिगरा स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए हृदय प्रकाश एकादश ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए। परितोष के अलावा सत्येंद्र यादव ने 50 गेंद पर 8 चौके की मदद से 66 रन बनाए। परितोष और सत्येंद्र ने दूसरे विकेट के 223 रन जोड़े। विद्या भास्कर एकादश की ओर से सूरज मिश्रा ने 2 विकेट लिए। जवाब में विद्या भास्कर एकादश 13.5 ओवर में 84 रन ही बना सकी। सूरज मिश्रा ने 20, सुनील ने 16 व पंकज ने 12 रन बनाए। हृदय प्रकाश की ओर से सौरभ बनर्जी ने 5 व आशीष ने 2 विकेट चटकाए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।